हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पंच। यहाँ आपको मिलेगा एसएसटी और जनरल नॉलेज के कुछ इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियोस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। तो विदाउट मच अडू चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्लास 6, हिस्ट्री। नेम ऑफ द चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है और बीच में बहुत सारे आपको नॉलेज वाइज भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आंसर है हेरोडेटस। लेट मी रिपीट द आंसर अगेन, हेरोडेटस। ये एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे। इनके वर्क में द हिस्ट्रीज बहुत ही फेमस है। द हिस्ट्रीज पर्शियन वॉर की एक कहानी है, एक स्टोरी है। इसमें इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार, ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री को एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्डरली तरीके से उसको लिखने की कोशिश की थी। ये ग्रीक हिस्टोरियन है। तो चलिए ग्रीस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको ग्रीस नज़र आ जाएगा। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ग्रीस को क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मतलब पश्चिमी सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि शायद सिविलाइजेशन की शुरुआत यहीं से हुई थी, वेस्टर्न डायरेक्शन में, यानी वेस्टर्न कंट्रीज में। सीनिक ब्यूटी के लिए ग्रीस बहुत फेमस है, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल। कहा माना जाता है कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमोक्रेसी की जो सोच है, विचारधारा है बोल सकते हैं, ये इसकी ओरिजिन, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, एथेंस से। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है और एथेंस फेमस है अपने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, होस्ट करने के लिए भी। 1896 में पहली बार यहाँ फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था, 1896 में। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह है हेरोडेटस, द फेमस एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है? आजकल ये वर्ड बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आपको सुनने मिल जाता है। आंसर है अरेंज इन ऑर्डर इन विच इवेंट्स हैपन्स, यानी जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं, जिस ऑर्डर में, जब उसको उसी ऑर्डर में आप अरेंज करके लिखते हैं, डेट वाइज, ईयर वाइज, तो वह कहलाता है क्रोनोलॉजी। जैसे इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, उसके बाद उसने अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना से हमारा युद्ध हुआ। तो अगर हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसे डेट और ईयर वाइज अरेंज करके लिखते हैं, तो ये टर्म यूज होता है, वो है क्रोनोलॉजी। Why did people live in the past? Where did people live in the past? पास्ट में लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, कहाँ रहते थे? तो वो नदियों के किनारे, नदियों के बैंक्स पे रहना पसंद करते थे, नदियों के पास। एग्जाम्पल के लिए नर्मदा नदी के पास, सिंधु नदी के पास, गंगा नदी के पास, ये इंडिया से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे विदेशों में भी नदियाँ हैं, लोग वहाँ पर सभ्यताएँ फली फूली, वहाँ पर सिविलाइजेशन ग्रो किए। तो हमारे पास नर्मदा, सिंधु, गंगा ये हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। आप देख सकते हैं हमारे सेंट्रल इंडिया वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको नर्मदा नदी दिख जाएगी। यहाँ पर ये एरिया जो है, और यहाँ से होती है ये एमपी और गुजरात के लिए कहा जाता है, इनका लाइफ लाइन है, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए। और इसका जो माउथ है वो जाके अरबियन सी में मिलता है, अरबियन सी में, याद रखिएगा। अरबियन सी जो है वो किधर है? वो है वेस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में। कुछ और चीज़ें हम जानते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर को रेवा भी कहा जाता है और नर्मदा भी कहा जाता है सेंट्रल इंडिया में, यानी मध्य भारत में। याद रखिएगा, रेवा एंड नर्मदा, नर्मदा के नाम हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी,
ये मध्य प्रदेश और गुजरात का लाइफ लाइन है। नदियाँ कोई भी हो लाइफ लाइन ही होती है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, हमारे नहीं पेड़ पौधे जानवर सबके लिए ये ज़रूरी होती हैं। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए लाइफ लाइन है नर्मदा रिवर। इसके उद्गम स्थल के बारे में जान जाते हैं। तो अमरकंटक के प्लेट्यू से इसकी ये राइज होती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, और इसका माउथ जाके मिलती है ये गल्फ ऑफ खंबात अरबियन सी में। याद रखिएगा, इसका उद्गम है, ओरिजिन है अमरकंटक की पठारों से और मध्य प्रदेश में, और माउथ है गल्फ ऑफ खंबात अरबियन सी में। अगला क्वेश्चन है वाट आर सुलेमान एंड किरतार। सुलेमान एंड किरतार क्या हैं? तो सुलेमान एंड किरतार जो ये हिल हैं जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो दो रेड एरोज आपको दिख रहा है वो नॉर्थ वेस्ट के आपको दिख रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं, हियर यू विल फाइंड किरतार एंड द अदर वन हियर इट इज सुलेमान रेंज। देख सकते हैं यहाँ पर। So Suleiman and Kirtara hill found in the northwestern direction of country India. These are among the places where people started growing crops for the first time. पहली बार जो क्रॉप्स ग्रो किए गए थे ये सुलेमान और किरतार जो हिल्स है किरतार यहीं पर ग्रो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर द टू इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दीज हिल्स। अब सुलेमान और किरतार में दो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो हुए थे, वो क्या क्या थे? बार्ले एंड व्हीट। चलिए एक बार फिर से मैप देखते हैं सुलेमान और किरतार का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर स्ट्रेट पॉइंटेड एरो है वहाँ किरतार है, और यहाँ पर है सुलेमान रेंज। तो ये आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन है, यानी उत्तरी पश्चिम दिशा में आपको ये एरियाज हिली एरियाज दिख जाएंगे। एक है यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर सुलेमान रेंज। ये पहाड़ी एरियाज हैं जहाँ पर पहली बार क्रॉप्स को ग्रो किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आते हैं। व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दीज हिल्स। तो यहाँ पर कौन से दो क्रॉप्स होते थे? 8000 साल पहले यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया गया था, वो था बार्ली एंड व्हीट। व्हीट तो अभी भी यूज़ होता है, बार्ली का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे बीवरेजेस और जो पेय पदार्थ हैं बियर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और व्हीट चपाती बनाने में, हमारे स्टेपल फूड में व्हीट ब्रेड वगैरह भी आता है जो व्हीट से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट वे अदर टू एरियाज वेयर एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस। कुछ और भी ऐसे जगह थी जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, तो वो भी पहाड़ी एरियाज ही हैं, जैसे गारो एंड दूसरा है विंध्या। तो मैप में भी देखिएगा, जो मैप आपके स्क्रीन पे आएगा उसमें आपको गारो जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा, और विंध्या जो है आपको वो कहाँ दिख रही है? विंध्या आपको मध्य इंडिया में यानी सेंट्रल इंडिया में दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, here you'll find Vindhya in the central part of our country India, and here it is Garo. Okay, क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, तो लेट मी इनलार्ज इट फॉर यू, सो बड़ा कर दूँ आपके लिए। चलिए, आई कैन सी हियर it is Vindhya and here you will find Garo. Now Garo एक ट्राइब है, और यहाँ पर गारो ट्राइब के ड्वेलर्स हैं, रहने वाले लोग आपको ज़्यादा दिख जाएंगे, जो पॉइंटेड एरोज है वहाँ पर। और कहा जाता है कि ये गारो हिल जो है वो मेघालय में है, और ट्राइबल ड्वेलर्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग यहाँ मिल जाएंगे। और विंध्या जो रेंज है, हिली रेंज जो है,
ये आपको बहुत सारे स्टेट्स को टच करती है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये एरियाज़ को टच करते हुए विंध्या जो पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं, या फिर जो हिली जो एक रेंज है, हिल रेंज, वो ऐसे स्टेट्स को टच करते हुए जाती है जो मध्य भारत में है और मध्य भारत से होते हुए गुजरती है। और गारो जो है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ है। मैंने पहले भी बताया, अभी गारो जो है वो एक ट्राइबल पीपल हैं जो इस एरियाज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब कंटिनेंट। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज सब कंटिनेंट? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज पार्ट ऑफ अ कंटिनेंट। यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड मतलब जमीन का एक बड़ा सा एरिया जो किसी कंटिनेंट का पार्ट है। माइंड यू, कंटिनेंट का पार्ट है और आप खुद में ही बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। जैसे इंडिया, ये सब कंटिनेंट है किसका? एशिया का। एशिया कंटिनेंट है और चूंकि इंडिया एक बड़ा सा लैंड मास है तो ये उसका क्या कहलाता है? वो ये इसका सब कंटिनेंट कहलाता है। तो इंडियन सब कंटिनेंट में कुछ कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज आप देख सकते हो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। फिर से रिपीट कर दूं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सारे कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं। यू कैन सी दैट इन द मैप एज वेल। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे जो हैं वो इंडियन सब कंटिनेंट के हिस्सा हैं। और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? चलिए इसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लास्ट स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम, रिवर और लेक। तो ये खुद में एक स्ट्रीम है, एक नदी जैसी है जो बहती है, लेकिन ये एक बड़े स्ट्रीम से जाके मिलती है, बड़े नदी से जाके मिलती है। तो बड़े नदी की ये छोटी छोटी नदियाँ जो उसमें जाके मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज सिंधु की हैं, गंगा की हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम आगे ट्रिब्यूटरीज समझने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बीच में मोटी सी जो नदी दिख रही है, चौड़ी सी नदी, ये क्या है? ये है हमारी मेन रिवर, मेन स्ट्रीम है ये, ठीक है। ये है मेन स्ट्रीम, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये सारे हैं इसके ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आके कहाँ मिलती हैं? वो आके मिलती हैं मेन रिवर में। कहाँ आके मिलती हैं? मेन रिवर में आके मिलती हैं। याद रखिएगा, जो मेन रिवर में आके मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं मेन रिवर की। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो मेन रिवर से निकलती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। सपोज ये मेन रिवर है और यहाँ से कोई नदी यहाँ बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटरीज। या देखिए क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। मित्र आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। आप यहाँ देख सकते हैं रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरीज। अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन से देखें तो यमुना, गोमती, उसके बाद घग्गर, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सारे जो रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा के। किसके? रिवर गंगा के। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो ये सारे जो है गंडक, कोसी, घग्गर, गोमती, यमुना, ये दीज ऑल आर व्हाट? ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। यहाँ है रिवर गंगा। रिवर गंगा ये है, इसके ट्रिब्यूटरीज ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं? उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए एक कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। ये जनरली बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आता है कि बताइए गंगा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से स्ट्रीम जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक में है गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, रामगंगा, महानंदा। और राइट बैंक में है यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, तमसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर
सिंधु के भी, इंडस भी जिसे कहा जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस के, या फिर बोल सकते हो सिंधु के। दोनों एक ही है, इंडस और सिंधु एक ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, तो ट्रिब्यूटरीज आप समझ गए होंगे कि जब छोटी नदियाँ किसी बड़ी नदी से जाके मिलती है तो वो छोटी नदियाँ बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और बड़े स्ट्रीम से, बड़े नदी से जब छोटी छोटी पतली पतली नदियाँ स्ट्रीम्स निकलती हैं तो वो छोटी नदियाँ जो बड़े से निकलती हैं, बड़े नदी से निकलती है, अलग होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये सी और ओशन में जाके नहीं मिलती है, वो किसी रिवर से ही, बड़े रिवर से ही जाके मिलेंगी। और जो मेन रिवर होते हैं वो जाके सी और ओशन से जाके मिलते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे क्या है, मेन रिवर्स है जो सी और ओशन में जाके मिलते हैं। लेकिन ट्रिब्यूटरी जो है वो सी और ओशन में जाके नहीं मिलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लेस साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड इन द एंशिएंट पास्ट। ये जीके में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए गंगा के साउथ में जो एरिया था, गंगा रिवर के साउथ में, दक्षिण में, साउथ मतलब दक्षिण, तो वो क्या कहलाता था, उस जगह को क्या कहते थे। द आंसर इज मगध। मगध के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, मगध को आप देख सकते हो 16 महान जनपद थे हमारे भारत में, तो उनमें से मगध भी एक है। और बहुत सारे और भी नाम आप देख रहे हो, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाला, कोशला, मल्लवजी, मत्स्य, सुरसेना, वत्स, अवंती एंड असाका। दीज ऑल आर डिफरेंट महाजनपद, और महाजनपद में डिवाइड किया गया हुआ था पास्ट में इंडिया को, तो उसमें से एक आप देख सकते हो मगध भी यहाँ पर एरो पॉइंट कर रहा है, वो है मगध। जो एरो पॉइंटेड हो रहा है ये दिस एरिया ओवर हियर, ये है मगध। तो मगध को हम पहले उनकी इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी, याद है, राजगृह उसकी राजधानी थी। बाद में जाके हम लोग ने पाटलिपुत्रा भी किया, इसकी राजधानी को पाटलिपुत्रा किया, पहले राजगृह थी। और अभी पटना के नाम से भी हम जानते हैं, तो गया और पटना वाला जो एरिया है अभी बिहार में, वो सारा जो है वो मगध के ही हिस्सा का ही पार्ट हुआ करता था पास्ट में। और यहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो फ्लरिश हुआ, बहुत ही उसका विकास हुआ, दो धर्मों का, जैनिज़्म का और बुद्धिज़्म का। हिंदुइज़्म तो था ही, लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी यहाँ पर फ्लरिश किया। और दो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ साम्राज्य थे, एम्पायर थे, वो थे मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। और मैंने जैसे बताया कि कैपिटल इसका था राजगृह, बाद में जाके पाटलिपुत्रा हुआ, अभी पटना भी जाना जाता है। चलिए, आप लोग ने देख लिया होगा मगध का मैप यहाँ पर। चलिए इनलार्ज कर दूँ आप लोगों के लिए, बड़ा कर दूँ इसे। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी अगर आप इंडियन मॉडर्न मैप देखो तो यहाँ पर आपको बिहार का एरिया आपको दिख जाएगा, बिहार झारखंड का एरिया। तो ये एरिया जो था वो मगध का एरिया हुआ करता था पास्ट में। मगध 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द पास्ट में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे एकेडमिक्स वाले एग्जाम्स में जो हमारे एफएज और एसएज होते हैं सीबीएसई में, उसमें पूछा जा सकता है। तो इसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर 1 है फॉर लाइवलीहुड, यानी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, अर्न करने के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए, वो लाइवलीहुड के लिए हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, फ्लड जैसे है, बाढ़ आ गया कहीं पर, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ से बहुत पानी ही पानी हो गया, और कहीं ड्रॉट की वजह से बारिश ही नहीं हुई और अनाज वगैरह ग्रो नहीं कर रहा है, फेमिन आ गया, वहाँ अकाल पड़ गया, तो लोग वहाँ रह कर मरना तो पसंद करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह मूव करेंगे जहाँ उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। नेक्स्ट है टू कॉन्कर अदर्स लैंड, यानी दूसरे के लैंड पे विजय प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे देशों पे हमला करते थे, दूसरे राज्यों पे हमला करते थे और उसको अपने अधीन कर लेते थे, उसको पोजेस कर लेते थे। नेक्स्ट है मर्चेंट्स ट्रैवल फ्रॉम फॉर ट्रेड इन कावा और शिप,
तो कारवां में और शिप में मर्चेंट जो व्यापारी होते थे वो ट्रैवल करते थे अपने सामान को बेचने के लिए, या सस्ते दामों में दूसरी जगह का सामान अपने देश में लाकर बेचने के लिए। तो व्यापार के पर्पज से भी लोग ट्रैवल करते थे पास्ट में एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है रिलीजियस टीचिंग्स के लिए, ये धार्मिक गुरु जो होते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, या रिलीजियस जो मिशनरीज होते हैं वो अपने धर्म में प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन देते हैं गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, और अच्छी टीचिंग्स देते हैं ताकि लोग सही मार्ग पे चल सके। तो ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अपना ज्ञान बांटने के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट है एडवेंचर के लिए, मनोरंजन के लिए, एक तरीके से बोलते हैं रोमांच के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। नए जगह को ढूंढना, खोजना, उसको डिस्कवर करना, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना, इसके लिए भी। अब बहुत सारे हमारे जो देश हैं वो इन एडवेंचर के वजह से ही डिस्कवर हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए हो या इंडिया। लोग ने ट्रैवल किया नए जगहों को डिस्कवर करने के लिए, तब ये डिस्कवर हुए। और जब ये नए लोग नए जगह पे जाते हैं तो अपने साथ अपनी म्यूज़िक, फूड, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब कुछ लेके जाते हैं। तो आप देखोगे हमारा भी जो कल्चर है भारत का, वो ऐसा नहीं है कि इट्स प्योर कल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिक्सचर ऑफ कल्चर है, ये मिक्स मैच है, हर चीज़ का क्या है, ये मिला जुला रूप है हमारा कल्चर भी। तो पूरे दुनिया का कल्चर ऐसा है, ऐसा प्योर फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है अब जनरली, सब मिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वर्ड इंडिया हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। तो इंडिया जो शब्द है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, निकला है, आप समझ सकते हो ऐसे जनरली। तो इंडस रिवर से, कौन से रिवर से, इंडस। इंडस एक रिवर है नॉर्थ वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में इंडस रिवर को क्या कहते हैं। इंडस और सिंधु दोनों एक ही रिवर है, तो संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। माइंड यू, हम क्या कहते हैं संस्कृत में, सिंधु कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर भी कहते हैं थे पास को। दोनों सेम रिवर है, दोनों अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही रिवर। नेक्स्ट है इन विच कंटिनेंट विल यू फाइंड ईरान एंड ग्रीस। तो ईरान और ग्रीस आपको कहाँ मिलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रीस जो एक यूरोपियन कंट्री है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए थे ग्रीस के बारे में। तो ईरान के बारे में जानते हैं, ईरान जो है वो एशियन कंट्री है, यानी एशिया के कंट्री है। यू कैन सी दैट इन द मैप में आप देख सकते हैं एशिया, हाँ इंडिया कहाँ पर है वो देख सकते हैं। और इंडिया के आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हो ईरान को। ईरान का कैपिटल है तेहरान, और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। ग्रीस आप देखो एक यूरोपियन कंट्री है, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये यहाँ जो करेंसी जो चलता है वो है यूरो। यूरो जो है वो ग्रीस की करेंसी है। और people from Iran and Greece came to our country through northwest 2500 years ago. River Indus is the northwest. अब ये जानते थे इंडस रिवर के बारे में, मैंने जैसे बताया इंडस रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बहती है। तो 2500 साल पहले ये आए थे, और ईरानियन पीपल, ग्रीस पीपल ये जानते थे कि हमें अगर इंडिया जाना है तो इंडस या सिंधु रिवर को पार करके जाना पड़ेगा। इनके बारे में जानकारी इनको थी पहले से, ये फैमिलियर थे इस रिवर से। जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेम गिवन बाय ईरानियन एंड ग्रीक्स टू सिंधु। तो ईरानियन जो लोग थे, ईरान के रहने वाले लोग ईरानियन, ग्रीस के रहने वाले लोग ग्रीक्स। तो ईरान के रहने वाले लोग क्या बोलते थे इंडिया को, तो कहते सिंधु को, सॉरी सिंधु एक रिवर है, तो बोलते थे हिंडोस एंड इंडोस, HINDOS, ये बोलते थे हिंदोस, और IONDOS इंडोस। ये नाम दिया गया था रिवर सिंधु को। और कहा हाँ, और जो लैंड ईस्ट ऑफ रिवर सिंधु वाज इंडिया, यानी रिवर जो सिंधु है उसके ईस्ट में जो लैंड है, जो ज़मीन है वो इंडिया है, ये मानते थे। यानी सिंधु रिवर के ईस्ट में पूरब की जो देश है वो इंडिया कहलाता था। अगला क्वेश्चन है द नेम भारत इज मेंशन इन विच वेद। भारत जो शब्द है ये कौन से, भारत आप जानते हो इंडिया को भारत नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे भारतवर्ष है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो उनमें से एक भारत है। भारत को कौन से वेद में, वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ है एक तरीके से, जो पहले रिसाइट किया जाता था, बाद में इसको रिटन फॉर्म में रखा गया है ना, बाद में इसको रिटन फॉर्म में रखा गया। तो ऋग्वेद में ये मेंशन था, पहली बार जो भारत वर्ड है
ये ऋग्वेद में मेंशन हुआ था। और टोटल हमारे पास 4 वेद हैं, और वेद जो है हमें जीने का तरीका सिखाता है। आप यही सब चीज़ मेंशन किया हुआ देखोगे वेद में। 4 वेदों का नाम चलिए जानते हैं। एक है ऋग्वेद जो सबसे पुराना माना जाता है, लगभग 3500 साल पहले ये लिखा गया था। दूसरा है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज दैट हेल्प अस नो आवर पास्ट, ये अगला क्वेश्चन है। और कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड 6 में। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे सोर्सेज जो है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है हमारा लिटरेरी सोर्स। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट जितने भी सोर्स है जिससे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में, उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है हम हिस्टोरियंस ने। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस। तो चलिए जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आएगा और लिटरेरी सोर्सेस में क्या आएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएगा मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स। याद रखिएगा, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो, कॉइन हो, इंस्क्रिप्शन हो, आर्टिफैक्ट हो या पोट्री, ये आएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। और लिटरेरी सोर्स में आएगा रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, पोएम्स, फरमान्स एंड ऑर्डर्स एंड ट्रैवल लॉग। तो ये सारे जो है लिटरेरी सोर्सेस में आएंगे। यानी रिटन फॉर्म में अगर कुछ है कॉपी पे, पेज पे या पाम के पत्तों पे, बर्च के लीव्स, बाक्स पे, चाहे वो पाम का पत्ता हो या बर्च का जो बाक हो उस पे हो या पेजेस पे, किसी भी चीज़ पे कुछ लिखे हुए फॉर्म में है तो हमारा लिटरेरी सोर्स है जो हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देता है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जनरली डिग किए जाते हैं ज़मीन से, जो बचे हुए अवशेष रिमेन्स रह जाते हैं, जो रूइंस रह जाते हैं, वो आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। जैसे कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है, ताजमहल हो, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, ये सारे क्या है, ये सारे बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास्ट के बारे में हमको जानकारी देते हैं। कैसे जानकारी देते हैं कि कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करके ये बिल्डिंग बना होगा, इसमें बलुआ पत्थर का यूज हुआ था, सैंडस्टोन का यूज हुआ था, या फिर मार्बल का यूज हुआ है, या कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीशियस जेम्स का इस्तेमाल हुआ है, कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, कैसे लोगों ने ये इंजीनियरिंग इसको किया होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें ये मॉन्यूमेंट्स देख के मिल जाते हैं। कॉइन्स भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हिस्ट्री के बारे में देता है, किसने बनवाया, कब बनवाया, किस चीज़ का वो बना हुआ था, कितना प्रोस्पेरस था वो किंगडम जिसने इसको बनाया था, ये कॉइन देख के हमें पता चल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इमेजेस पंच्ड होते हैं, उस पर छपे हुए होते हैं जो हमारे पास्ट के बारे में और राजा रानियों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशंस देते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शन जो है वो एक तरह के हिंदी में बोला जाए तो उसे शिलालेख या अभिलेख भी बोलते हैं। और जो अशोका जो थे, हमारे जो ग्रेट किंग थे, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए हैं। ज़्यादातर में तो उन्होंने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में लिखा है। अशोकन पिलर्स में आपको मिल जाएगा ये टीचिंग्स। तो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो सॉलिड हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक सके, तो वो कहलाते हैं इंस्क्रिप्शंस। ऐसे जैसे केव पे, रॉक्स पे, स्टोन पे या मेटल पे, धातु पे, इन सब चीज़ों पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन कर सकते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो आपको राजा रानियों के आदेश, राजा रानियों के विजय के बाद में विक्ट्री, जो एरियाज़ उन्होंने कॉन्कर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशंस या ऑर्डर्स, फरमान्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे इंस्क्रिप्शंस में। उसके अलावा जो पर्सनल बिलोंगिंग होते हैं वो आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। जैसे अगर कोई कान का झुमका है, राजा के यूज़ करने वाला अगर कोई सामान है, रानी का यूज करने वाला सामान है, कोई फ्लावर वेस यानी जो गुलदस्ता होता है जिसमें फूल वगैरह सजाते हैं, तो वो सारे आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। और ये भी हमें हमारे पास के बारे में इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे देते हैं। उसके बाद बर्तन है, पॉटरी है, मिट्टी का बर्तन जनरली यूज़ होता था पास्ट में, वो भी हमें बताते हैं कि वो पके होते थे, नहीं होते थे, क्या उसमें कलर होता था, क्या डिज़ाइनिंग होता था, क्या पेंटिंग किया होता था। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको पॉटरी से मिलते हैं। तो आप देखोगे चाहे मोनूमेंट हो, कॉइन हो, इंस्क्रिप्शन हो, आर्टिफैक्ट्स हो, पॉटरी हो, ये खुदाई करने के बाद बचे हुए जो रह जाते हैं अवशेष बर्बाद हो जाने के बाद उससे हमें मिलते हैं और ये हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्स के बारे में जानेंगे तो आप देखोगे रिलीजियस लिटरेचर, बहुत सारे ऐसे लिखे हुए बुक्स हैं जो लिखा गया है धर्म के ऊपर,
जैसे कि महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सारे रिलीजियस लिटरेचर है जो हमें हमारे पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं। अगर हम सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो ये हमें ईश्वर से अलग हमें जीवन जीने के तरीके, वर्ल्डली थिंग्स के बारे में यानी दुनियादारी के बारे में सिखाते हैं, जैसे खाना कैसे बनाना है, युद्ध कैसे लड़ना है, अपने देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ानी ठीक करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेकुलर लिटरेचर में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, तो ये क्या है, अर्थशास्त्र कैसा बुक है? अर्थशास्त्र एक सेकुलर बुक है। चलिए पोएम्स के बारे में जानते हैं। पोएम्स कविताएं भी हमें पास्ट के बारे में बताती हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो राजा रानियां देती हैं फरमान्स के रूप में। ये रॉयल ऑर्डर्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है जनता को और लोगों को, जो रेसिडेंट्स होते हैं उस एम्पायर के, उस किंगडम के, तो वो भी आता है हमारा लिटरेरी सोर्स में। उसके अलावा ट्रैवल लॉग्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल करके हमारे देश में आए थे और उन्होंने जो महसूस किया, जो एक्सपीरियंस किया और जो देखा, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपना एक नोट डाउन करना लगे, लिखने लगे और सच्ची सच्ची बातों को लिखा। हो सकता है उसमें कुछ बातें बनावटी भी हों, लेकिन ज़्यादातर सच्चाई आपको ट्रैवल लॉग में मिलेगा। तो चाहे वो इब्न बतूता हो या फिर वो हमारे मेगास्थनीज हो या हुएनसांग हो, ये सारे जो है वो ट्रैवलर्स थे जो किसी के दरबार में आए थे और किसी के दूत बन के आए थे, कोई घूमने के लिए आए थे, और ये हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारे जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस में हम लोगों ने डिवाइड किया सोर्सेस को, और ये सारे हमें कितना सारा हमारे हिस्ट्री के बारे में ढेर सारा जानकारी देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर हैंड रिटेन बुक्स ऑफ द पास्ट कॉल्ड? अगर हाथ से कुछ ऐसे बुक्स लिखे जाते थे पास्ट में, प्राचीन काल में, तो उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे मन्यूस्क्रिप्ट। मनु का अर्थ ही होता है हैंड, याद रखिएगा। मन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते थे। अब वो हमारे पास उस वक्त पेजेस नहीं होते थे, तो पाम के पत्ते, बर्च का जो बार्क होता था, एक पेड़ होता है बर्च, उसके छिलके पे, उस पर छाल पे लिखा जाता था और उसका इस्तेमाल आगे फ्यूचर में किया जाता था। लेकिन इसका घाटा भी है। घाटा ये है कि वो ख़राब हो जाता है, तो इंसेक्ट्स उसको खा जाएंगे या नेचुरली वो डिस्ट्रॉयड हो जाते थे। तो पाम के पत्ते पे, चलिए आप देख सकते हो, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये पाम के पत्ते पे लिखा हुआ एक मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है। देखने में ये कैसा रेड कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, कुछ अलग से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं लग रहा है ना। तो ये अलग स्क्रिप्ट्स का भी इस्तेमाल होता था। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स भी हैं जो हमें डिसिपर हम नहीं कर पाए हैं, जिनके बारे में क्या उसमें लिखा हुआ है हम जानकारी नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हड़प्पन या सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं, हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं हमारी सभ्यता के, वहाँ के जो स्क्रिप्ट्स है अभी तक हम उसको डिसिपर नहीं कर पाए हैं, उसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं, इतने वो टफ हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, इसमें इमेज भी है, पेंटिंग भी किया हुआ है और साथ में बगल में कुछ मनुस्क्रिप्ट भी है। ये भी पत्तों पे ही लिखे गए हैं, पाम के पत्तों पे। तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते, ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो बहुत सारे टूट फूट गए हैं, ख़राब भी हो गए हैं और कीड़े मकोड़े भी इसको खा जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूज्ड टू राइट मन्यूस्क्रिप्ट? मन्यूस्क्रिप्ट का इस्तेमाल लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो जैसे मैंने बताया, पाम के पत्तों का और बर्च बाग का। ये हिमालय में मिलता है, ये जो पेड़ है बर्च का, ये कहाँ मिलता है? हिमालयज में मिलता है। तो पाम का और बर्च बाग का इस्तेमाल होता था मन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ राइटिंग मन्यूस्क्रिप्ट ऑन लीव्स एंड बाग? अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं नेचुरली, क्लाइमेटिक कंडीशन, हीट और रेन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी रिटेन इन दोज मन्यूस्क्रिप्ट? उन मन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखा हो सकता था? तो चलिए जानते हैं। उसमें रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, धर्म संबंधित जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशंस उसमें होते थे। हमारे बहुत सारे प्रथाओं के बारे में उसमें जानकारियाँ होती थी। अगला है लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वीन, और राजा रानियाँ कैसे जीते थे, क्या करते थे, है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा मन्यूस्क्रिप्ट में। मेडिसिन है, दवाओं के बारे में, प्राचीन काल में भी दवाओं का इजाद हुआ था, यूज करते थे लोग, जनरली आयुर्वेदिक दवा यूज करते थे, तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इन मन्यूस्क्रिप्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा साइंस यानी विज्ञान संबंधित, एपिक से संबंधित, है ना, और उसके बाद पोएम्स एंड प्लेज। अब एपिक्स में से महाभारत क्या एपिक है, उसी तरह से बहुत सारे हमारे नाटक हैं और कविताएं हैं जो उसमें लिखी रहती थी मनुस्क्रिप्ट में,
जिससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं। अब कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था मनुस्क्रिप्ट में? तो ज़्यादातर संस्कृत, प्राकृत और तमिल का यूज़ होता था। प्राकृत को हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज भी बोलते थे, ये बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल होता था। बहुत सारे लोग इस भाषा प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, इसलिए इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये है हमारा एक मनुस्क्रिप्ट, ये भी पाम के पत्ते पे ही बना हुआ है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मैंने पहले भी समझाया हुआ है। इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी सरफेस पे लिखा जाता है, चाहे वो धातु है, मेटल पे लिखा जाए, सोना चांदी है ना, तांबा इस पे, या चट्टान पे, पत्थरों पे, और ये लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, जल्दी बर्बाद नहीं होते हैं। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा है सब मर जाएंगे लेकिन इंस्क्रिप्शन जिंदा रहेगा, क्योंकि सब बर्बाद हो सकता है लेकिन स्टोन पे, ताम्रपत्र पे और तांबे पे और मेटल्स पे लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शंस है, जो कुरेद कर लिखे गए हुए हैं, वो जनरली बर्बाद नहीं होंगे। तो सारा कुछ बिल्डिंग भवने ये सब बर्बाद हो सकता है, बुक्स कॉपीज़ जो है हिस्ट्री के बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन जनरली बर्बाद नहीं होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इंस्क्रिप्शन कंटेन? अब इंस्क्रिप्शन में क्या इन्फॉर्मेशन होता है? तो उसमें बहुत सारे राजा रानी का ऑर्डर होता है, यानी आदेश होता है जो लोगों को फॉलो करना होता था, है ना। और अगला है रिकॉर्ड्स ऑफ किंग्स विक्ट्री, यानी राजा ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, कौन से एरिया को कॉन्कर किया, विजय प्राप्त की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होते थे। और यूलॉजीज होते थे, राजा अपनी बड़ाई करता था कि उसने कहाँ विजय प्राप्त किया, कैसे लोगों को हराया, खुद की तारीफ करता था, खुद की प्रशंसा करता था, उससे हम बोलते हैं यूलॉजीज। और ये भी इंफॉर्मेशंस आपको इंस्क्रिप्शंस पे मिल जाएंगे। बहुत सारे पिलर्स पे बहुत सारे लोगों ने मेटल के पिलर्स पे और रॉक्स पे ये लिखवाया है कि उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, और खुद की प्रशंसा खुद ही करवाई है, तो वो है यूलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द टू स्क्रिप्ट्स यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस? अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो उसमें एक इमेज आपको दिख जाएगा जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस का है, तो उसमें दो तरह के स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। एक है हमारा आप देख सकते हो, एक है ग्रीक और दूसरा है अरमाइक। ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। ओके, और ये कंधार अफगानिस्तान में मिला है। आप जानते हो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, और कंधार जो है वो अफगानिस्तान में ही है। और ये जो इंस्क्रिप्शन मिला वो लगभग 2500 साल पुराना है, अशोकन यानी अशोक द्वारा लिखवाया गया इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो आप जानो, हिस्ट्री में जानना जरूरी है कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्वविद को हम बोलते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक या विद बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं। ये स्टडी करते हैं हर चीज़ के बारे में जो पास्ट के थे, पास्ट की जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो बर्तन हो, वो सिक्के हो, वो औजार हो, अनाज हो, या ज्वेलरी और गहने वगैरह क्यों ना हो। इसके अलावा हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, बर्ड्स, फिश, एनिमल फूड, ये सारी चीज़ें जो हमें हमारे पास के बारे में जानकारी देती हैं, इन सब चीज़ के बारे में वो अध्ययन करते हैं और फिर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, एक रिक्रिएट करते हैं हिस्ट्री को, तो वो कहलाता है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद। अब क्वेश्चन है, हु रिक्रिएट्स हिस्ट्री? हिस्ट्री फिर से कौन बनाता है? हिस्टोरियन। अब हिस्ट्री जो हिस्टोरियन लिख देते हैं हम वही पढ़ते हैं, वही जानते हैं, हम कुछ ऐसा रिसर्च तो करने जाते हैं नहीं। तो वो रिसर्च करते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, बहुत सारा ढेर सारा मेहनत करते हैं, और हमारे सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस वो क्रिएट करके देते हैं, जिसे हम हिस्ट्री समझ के याद करते हैं और पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट टुक बर्थ इज कॉल्ड? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीसस क्राइस्ट ने जिस ईयर जन्म लिया उस ईयर को क्या कहा जाता है? ये डेट एंड पीरियड में जानना जरूरी है, तो उसे हम कहते हैं ईयर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर 1 किसे कहा जाता है? वह साल जिस साल जीसस क्राइस्ट, आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को, है ना, गॉड, उस साल जिस साल उनका जन्म हुआ था उस ईयर को हम ईयर 1 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज दिस डेज फॉर बीसी, बिफोर क्राइस्ट? बताइए, पहले बीसी यूज होता था, यानी क्राइस्ट के पहले वाले जो ईयर्स हैं, क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले ईयर्स के लिए हम बीसी यूज करते थे, लेकिन अब बीसी की जगह पर हम यूज करते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। क्या यूज करते हैं? बिफोर कॉमन एरा। बीसी की जगह BCE, बिफोर कॉमन एरा, यानी उस समय के लिए जिस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था उसके पहले वाले ईयर्स के लिए हम BC या BCE का इस्तेमाल करते हैं। अगला है एनो डोमिनी, जो टर्म है ये, इसकी जगह हम किसका यूज करते हैं? तो इसके जगह हम यूज करते हैं दिस डेज CE, यानी कॉमन एरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एनो डोमिनी मीन। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। क्या होता है? इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। नेक्स्ट है व्हाट डज बीपी स्टैंड फॉर। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं समझ लीजिएगा। बीपी स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट। क्या होगा? बिफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सिरका और सी इन शॉर्ट यूज्ड। बताइए सिरका और सी का इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका या सी का इस्तेमाल तब होता है जब आपको प्रिसाइजली कोई डेट याद ना हो कि ये घटना कब घटी थी। जब आपको उसका ईयर या डेट याद नहीं होता है तो आप सिरका या सी का यूज करते हैं, CIRCA या फिर शॉर्ट में सी। तो आपको अगर अंदाज़ा लगाना है कि इस साल में हुआ होगा और आपको प्रिसाइजली यानी एग्जैक्टली नहीं पता है कौन से ईयर हुआ, तब आप यूज करते हैं सिरका का या सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द मोनूमेंट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो उसको, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। अकेडमिक्स के लिए आप नहीं भी जानो तो जनरल नॉलेज के लिए जाना जरूरी है। तो क्यों बनाया गया था? याद रखिएगा चाइना ने ये ग्रेट वॉल जो बनाया था वो बनाया था नॉर्दर्न बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टोरल्स पीपल से। ये चरवाहे लोगों का एक ग्रुप था। पेस्टोरल मतलब चरवाहों का ग्रुप, है ना। तो इनसे बचने के लिए उन्हें लगता था कि वो चाइना पे हमला कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए जो चाइना के रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था नॉर्दर्न बाउंड्री में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यू कैन सी द इमेज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? आप देख सकते हो यहाँ पर, कैन सी इट हियर। यहाँ आप देख सकते हो पूरा। ये क्या है? ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। देखने में ऐसे ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके लेंथ जो है लगभग कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर्स। सोचिए इतना लंबा जो है, लंबी दीवार है। तो ये लगभग 2400 साल पहले बना था। और यहाँ 100 मीटर की दूरी पर अगर आप पीछे जाए तो आप देख सकते हो ये जो ये है वॉच टावर कहलाएगा। ये सब क्या है? ये वॉच टावर्स हैं और यहाँ पर सैनिक होते थे निगरानी के लिए। तो 100 मीटर की 100 मीटर्स की दूरी पर आपको ये दिख जाएंगे। एंड वॉज बिल्ड फॉर डिफरेंट रूलर्स। एंड लगभग ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर रूलर ने इसको बनवाया था, बहुत सारे रूलर्स ने, बहुत सारे रूलर्स जो एक के बाद दूसरे बाद जो सक्सेसर्स आते गए उन्होंने इसको बनवाया था। और लगभग 1500 से 2000 साल इसको लग गया था बनाने में। तो किसी एक रूलर ने नहीं बनाया था। और लेंथ कितनी है? 6400 किलोमीटर्स। माइंड यू यहाँ से अगर हम बात करें बिहार के पटना से कहाँ कितनी दूरी पे है दिल्ली, एक अंदाज़ा 1000 किलोमीटर की अगर दूरी पे है तो समझ आइए 6400 किलोमीटर। आप गेस कर सकते हैं कितनी लंबाई है, कितनी ज़्यादा बड़ी लंबाई है ना। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द मोनूमेंट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 वेयर इज द प्लेस कॉल्ड रोसेटा। ये रोसेटा जो जगह है वो कहाँ है? इट इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के नॉर्थ वाले तटीय एरिया में, यानी उत्तरी तटीय एरिया में है। और यहाँ पर मिला है इंस्क्राइब्ड स्टोन, यानी कि ऐसा पत्थर जिसपे इंस्क्रिप्शंस किया गया हुआ है ना। और अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर इंस्क्रिप्शन किया गया हुआ है। आप देख सकते हो इजिप्ट में आप जो पिरामिड फेमस है ये तो वर्ल्ड नोन है। आप देख सकते हो इजिप्ट का पिरामिड पूरे मरुभूमि में, रेगिस्तान में बना हुआ है ये। और इसकी सिमेट्री भी आप देख सकते हो, पिरामिड की तरह है एकदम, लग रहा है कि बहुत मेजर करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्टौज। कार्टौज क्या है? कार्टौज लिटिल फ्रेम्स, याद रखिएगा छोटे छोटे फ्रेम्स नुमा एक स्ट्रक्चर है जो किंग्स और क्वींस के इंस्क्रिप्शंस यहाँ लिखे रहते हैं। आपको इमेज में आप देख सकते हो ये है कार्टौज। आप देख सकते हो यहाँ पर किंग्स एंड क्वींस के इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, है ना, इंस्क्रिप्शंस है। ये देखो यहाँ पर ये सारे क्या हैं? ये कार्टौज हैं। क्या है ये सारे? कार्टौज। तो कार्टौज आर लिटिल फ्रेम्स विच वेयर नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर रिटेन इन द इंस्क्रिप्शंस।
और जहाँ पर किंग्स एंड क्वींस का नाम इंस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है, वो छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, फ्रेम होते हैं, वो कार्टाउच कहलाते हैं। आपने इमेज में भी देखा, तो ये क्या है, कार्टाउच है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लेटर एल एंड ए यूज्ड फॉर। अभी आप एक इमेज देखेंगे, आप देख सकते हो ये, तो ये ए के लिए वल्चर है, वल्चर के लिए ए है, और लेग के लिए बी का इस्तेमाल है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ए का इस्तेमाल, बी का, डी हैंड के लिए डी, वाइपर स्नेक मान सकते हो एक, ए एफ के लिए, स्टैंड के लिए जी, ऐसे अलग अलग लेटर्स का, आउल के लिए एम, वाटर के लिए एन, स्टूल के लिए पी, हिल के लिए क्यू, माउथ के लिए आर। तो और ये सारे जो है ये अलग अलग यूज होते थे, है ना, ये चिन्ह यूज होते थे। तो एल के लिए क्या यूज होता है, एल होता है यूज लायन के लिए, और ए यूज होता है बर्ड के लिए। देखिए यहाँ पर एल कहाँ है, एल यहाँ देख सकते हो, एल आप यहाँ देख सकते हो, एल किसके लिए यूज होता था, लायन के लिए, और ए यूज होता था वल्चर, या वल्चर तो एक बर्ड ही है, तो इसके लिए ए यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में ये खेती जो है या कृषि कब स्टार्ट हुआ थी, 8,000 साल पहले, 8,000 ईयर्स बैक, यानी लगभग 8,000 साल पहले ये स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट आर हेरोग्लिफ्स। हेरोग्लिफ्स क्या है, हेरोग्लिफ्स का अर्थ होता है चित्रलिपि, यानी चित्र बनाकर अगर कुछ समझाने की कोशिश की गई है चित्र के माध्यम से, तो वो हेरोलिपि कहलाएगा, सॉरी हेरोग्लिफ्स कहलाएगा, यानी चित्रलिपि। आपने यहाँ पर देखा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है, कुछ लिखने की कोशिश की जा रही है। अगर मुझे ऑल लिखना है तो मैंने क्या, एम लिखना है तो उसके लिए मैंने ऑल का चित्र बना दिया। अगर मुझे लेक बनाना है तो लेक के लिए मैंने लेक बना दिया बी के लिए, हैंड बना दिया डी के लिए। तो इससे एक तरह का कोड है, और इससे आपको क्या पता चलता है, आपके क्या लिखना चाह रहा है इंसान, वो पता चलता है। तो ये है हमारा हायरोग्लिफ। चलिए हायरोग्लिफ का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है हायरोग्लिफ, याद कर लीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट्स डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस, यानी इजिप्शियंस ने शुरुआत में जो लिपि, जो स्क्रिप्ट जिन्होंने बनाया, वो है हेरोग्लिफ। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया पिक्चर में, इट इंक्लूड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को पिक्चर के रूप में दिखाया जाता था, तो वो कहलाता था हेरोग्लिफ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हेरोग्लिफ है, यू कैन सी इट हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बनाए गए हैं, ये वाइपर है, ऑल है, और ये चित्र के माध्यम से मैसेज करने की कोशिश की जा रही है। चलिए सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिएगा। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग सिस्टम फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। याद रखिएगा, जब ओल्ड राइटिंग सिस्टम, जो पुराना, जो स्क्रिप्ट्स पुराने जो होते हैं, और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना, उनके स्टडी को, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी क्या है, पुराने स्क्रिप्ट या जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, इस पर कुछ लिखा रहता है, उसको, उसके अध्ययन को, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं पैलियोग्राफी। नेक्स्ट है मौजूलम इज अ बिल्डिंग वेयर बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बरीड, एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल क्या है, एक मौजूलम ही है, जहाँ जिसके नीचे कब्र है मुमताज़ महल और शाहजहाँ का। एक्चुअल जो कब्र है वो बहुत नीचे है, लेकिन उसका एक मॉडल, एक डेमो की तरह ऊपर बना कर रखा गया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मौजूलम। एक तरह का कब्रगाह है आप बोल सकते हो, या जहाँ पर लोगों को, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मौजूलम। ताजमहल एक मौजूलम है। और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बना था 1861 में, 1861 में, 1861 में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ऐसे बिल्डिंग या हिस्ट्री से रिलेटेड जो सोर्सेस हैं, उनको संभाल के रखना। आप जाओगे बहुत सारे बिल्डिंग में, इफ़ यू आर गोइंग टू
फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, लाल किला, तो वहाँ पर आपको ASI की इंस्ट्रक्शन साफ दिख जाएंगे, किसे टच करना है, किसे नहीं करना है, क्या करना है, फोटो लेना है, नहीं लेना। दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, और सारा देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो ये बना था 1861 में। ये भी जो भी हमारे पुरातत्व संबंधी सामान है ना, इसको रखने का रख रखाव इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1861, 1861 में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज हु केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोट अ बुक नेम इंडिका। सवाल आ सकता है, बताइए इंडिका बुक किसने लिखा था? तो लिखा था मेगास्थनीज में। एक और सवाल इससे बनता है, वो है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे कौटिल्य ने, जिसे विष्णुगुप्त भी जाना जाता है, चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। वो एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे। ही वॉज स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र का बुक भी लिखा था कौटिल्य ने। नेक्स्ट है फाहियान एंड ह्वेनसांग, ये बुद्धिस्ट थे जो इंडिया आए थे। कहाँ से, किस देश से आए थे? चाइना से आए थे, ह्वेनसांग एंड फाहियान। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री को हम लोग ने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है, 3 पीरियड्स में। एक है जो प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटेन रिकॉर्ड नहीं है, यानी सामान है, वस्तुएं हैं, पुराने अवशेष हैं, जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होता है, क्योंकि उस वक्त लिखने नहीं आता था, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था लोगों के पास। तो वह पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जब थोड़ा बहुत लिखना जान गया, कुछ रिटेन रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है, तो वो कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री कहलाता है जब लोगों ने रिकॉर्ड रखना चालू कर दिया। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्क्रिप्ट्स ऑफ हड़प्पन पीरियड इज नॉट डिसिपर्ड टिल डेट। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता जो है, वहाँ का जो स्क्रिप्ट मिला, जो लिपि मिली है, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो लिखे हुए, वो अभी तक उसका अर्थ नहीं लगा पाए हैं हिस्टोरियंस। और लास्ट पॉइंट है, अशोकन पिलर एडिक्ट्स मोस्टली कंटेन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, यानी एडिक्ट्स का मतलब होता है आदेश पत्र या राजाज्ञा, यानी राजा ने जो आज्ञा दिया उसको एडिक्ट्स के रूप में पिलर्स पे लिख दिया जाता था, दीवारों पे लिख दिया जाता था, चट्टानों पे लिख दिया जाता था। तो ज़्यादातर जो अशोक के जो पिलर्स हैं या जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है? तो उसमें मिलता है लॉर्ड बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में। लॉर्ड बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसे सजेशंस है इम्प्रूवमेंट के लिए तो प्लीज़ सजेस्ट करें, कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।